हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल एपीएस ऑनलाइन एकेडमी में। मैं नीलम अग्रवाल आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे व्याकरण के बारे में बताएंगे और कि व्याकरण क्या होती है, वर्ण और भाषा के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण के बारे में, तो जानते हैं व्याकरण क्या है। तो किसी भी भाषा का सही तथा शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। वन मिनट गाइज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी भाषा का सही और शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण के जरिए ही हम भाषा के का शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीख पाते हैं। यदि व्याकरण ही नहीं होगा तो हम अच्छे से उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जाएंगे सब पार्क में हम, ये जो वाक्य है ये अपने आप में अशुद्ध है। इसके सारे शब्द उल्टे पुल्टे लगाए गए हैं, जैसा कि देखने से ही पता चला। जाएंगे सब पार्क में हम, इसके कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया है। यहीं हमने व्याकरण का प्रयोग करके दूसरा वाक्य बनाया है, जिसमें ये लिखा हुआ है जाएंगे हम सब पार्क में जाएंगे। ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो ये हमारा सही सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, जो व्याकरण की सहायता से हमने बनाया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो शब्दों को शुद्ध और सही रूप देने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। अब आते हैं भाषा पर। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझ सकता है। अर्थात हमें अपनी कोई भी बात किसी से बोलनी होती या तो हम बोलकर बताएंगे या फिर लिख कर बताएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है किसी से अपनी बात पहुंचाने का या अपने विचार पहुंचाने का, या तो बोलकर या लिखकर। एक और माध्यम है जिसे हम सांकेतिक माध्यम बोलते हैं, जिसका प्रयोग छोटे बच्चे बचपन से करते आ रहे हैं। हम सब बचपन से करते आ रहे हैं। जब छोटे बच्चे बोलना भी नहीं सीख पाते, तब वो अपनी बात को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते हैं। वो संकेत के माध्यम से अपनी बात अपने पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई बच्चा रोने लगता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि उसे भूख लगी है और वो उसे दूध पिला देती है। तो इस तरह के कुछ संकेतों से बच्चे अपनी बात को अपने पेरेंट्स तक रखते हैं। लेकिन अब क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वही बच्चा बोलकर या फिर लिखकर अपनी बात को अपने पेरेंट्स को या दूसरों को बताने लगता है। तो यही भाषा होती है। अब आई होप आप सब समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा के दो ही प्रचलित रूप हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाषा के सिर्फ दो ही भेद हैं, मौखिक और लिखित।
तो मौखिक रूप क्या होता है भाषा का? मौखिक रूप वो रूप होता है जिसमें हम सिर्फ बोलकर ही अपने मन के भावों को या विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं, सिर्फ बोल कर, यानी कि मुंह के जरिए। और लिखित रूप जैसा नाम से स्पष्ट होता है कि लिखित रूप जिसमें हम लिख कर के अपने मन के भावों को और विचारों को प्रकट करते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब आते हैं वर्ण पर कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा को लिखकर व्यक्त करने के लिए जो लिपि चिन्ह बनाए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं या निर्धारित किए जाते हैं उनसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद होते हैं। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला आप सब जानते ही हैं। हिंदी वर्णमाला यानी अ आ इ ई उ ए ये सब क्या है? वर्ण होते हैं और इन्हीं से मिलकर बनती है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 लेटर होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं और कुछ अनुस्वार अनुनासिक इस तरह के होते हैं। आइए अब हम वर्णमाला के भेदों पर चर्चा करते हैं कि वर्णमाला के कितने भेद हैं। तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के दो ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, अर्थात स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं या वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र रूप में उच्चारित किए जाते हैं, जो बिना किसी रुकावट के उच्चारित किए जाते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आती और वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, तो वो स्वर होते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं स्वर? अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं। तो स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी में 3 प्रकार के स्वर मिलते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के स्वर मिलते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? आइए ह्रस्व स्वर पर चर्चा करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ इ उ री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, अर्थात जिन स्वरों को बोलते समय हमें सबसे कम समय लगता है वो सारे ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इन स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा होगा तो उसे बोलने में ज़्यादा समय लगेगा, दुगना समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ इ उ ए ओ औ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा औ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्लुत स्वर की तरफ। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दुगना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि जैसा कि ह्रस्व स्वर में क्या था? ह्रस्व स्वर में कम समय लग रहा था, दीर्घ स्वर में उससे भी दुगना समय लग रहा था, और अब ये जो प्लुत स्वर है उसमें दीर्घ स्वर से भी 2 गुना यानी कि 4 गुना समय
लग रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। जिसे बोलने में जिसको लंबा खींचना पड़ता है, जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ओम, ओम, तो लंबा खींचना पड़ रहा है, इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। राम, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे प्लुत स्वर हो गए। तो जो कुछ भी मैं आपको कराती जा रही हूँ, इन सबको कॉपी में पेन लेके बैठिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारा पेपर से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ, जो पेपर में आता है। इसके अलावा हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिया है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध आता है, वे ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमें रुकावट पैदा होती है, जिन ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, जिन ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते और जिसमें हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वह क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अब व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। व्यंजन के भेद कौन 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 से होते हैं? तो उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के भेद कौन से होते हैं? व्यंजन का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों कंठ, तालु आदि के आधार पर किया जाता है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो या तो कंठ से करते हैं, या तालु से करते हैं, या मूर्धा से करते हैं। इन्हीं के आधार पर व्यंजन का उपयोग किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों के मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं व्यंजनों के? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके वायु का रास्ता रोकती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या ये कह सकते हैं जब हम बोलते हैं और ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जो जीवा है वो मुख के किसी न किसी भाग को टच करती है, किसी न किसी भाग को छूती है, उसे स्पर्श करती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 5 वर्ग हैं। का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। सॉरी गाइज। का वर्ग क्या होता है? का, खा, गा, घाण, तो ये जो वर्ड होते हैं ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, जा, अइया, ये वर्ड चा के अंतर्गत आते हैं। और टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे व्यंजन होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, क्योंकि इनको कंठ से बोला जाता है इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, और इसलिए इस वर्ग को कंठे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क, ख, ग, घ, ण। जब इनको बोलते हैं तो कंठ से हमारे गले से आवाज निकलती है, इसलिए इनको कंठ बोलते हैं। और चा वर्ग, जब हम चा वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी तालु से आवाज निकलती है। हमारी
तालु से बोले जाते हैं। चा वर्ग च छ ज झ ण। तो जब ये बोलते हो तो हमारी तालु जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही होती है, इसलिए इनको तालु बोलते हैं। तो ये तालव्य हो गए। टा वर्ग टा वर्ग टा वर्ग वो वर्ग होता है जिसमें हम मूर्धा का सहारा लेते हैं। मूर्धा, अब मूर्धा क्या होती है? कंठ और जीवा के बीच का जो भाग होता है, कंठ और जीवा के बीच का जो भाग होता है उसे हम मूर्धा बोलते, मूर्धा कहते हैं। और जब हम ट वर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारी मूर्धा से आवाज आती है, तो इसलिए इसको मूर्धन्य बोलते हैं। ट ठ ड ढ ण। और ता वर्ग आता है दंत के अंतर्गत। जब ता वर्ग का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ता थ द ध न, ता थ द ध न, ता। दांत आपस में टकराते हैं इसलिए दंत हो गया, तो इसको दंते बोलेंगे। अब है पा वर्ग। पा वर्ग, जब हम पा वर्ग का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में हिलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ कहते हैं। जैसे बोल कर देखते हैं, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे होठ ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसलिए इसको ओष्ठ बोलते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे सारे वर्ग और उनका उच्चारण स्थान। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है तथा वायु मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जब हम जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय सांस का किसी भी प्रकार का मुंह में अवरोध उत्पन्न नहीं होता और जो वायु है वो बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है और शरीर के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे य र ल व, य र ल व। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है हम मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही होती है, तो इसलिए ये सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की तेज गति से मुंह के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है या गर्मी पैदा होती है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो एक ऊष्मा, एक गर्मी हमारे मुख से बाहर निकलती है। जैसे हम इनका उच्चारण, जैसे स स स ह, इनका उच्चारण कर कर देखिए। स स स ह, स स सा ह। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जो ऊष्मा है वो हमारे मुंह से बाहर निकल रही है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब संरचना के आधार पर देखते हैं। संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं? संरचना के आधार पर दो व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वैत्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और द्वैत्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ त्र ज्ञ और छ त्र ज्ञ और स्र।
छ, त्र, ज्ञा और स्र। छा जो है वो आधा क और सा षटकोण से मिलकर बनता है, यानी दो व्यंजनों से मिलकर बनना है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ऐसी जो त्र है वो आधा त और रा से मिलकर बनता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। ज्ञा है वो आधा जा और यहाँ से मिलकर बनना है, तो ये भी क्या हो, ये भी संयुक्त व्यंजन हो गया। और स असरा जो है वो आधा स और रा से मिलकर बनता है, तो ये भी संयुक्त व्यंजन हो गया। दो व्यंजन के मेल से बन रही हैं ये सारी चीज़ें, तो ये क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गई। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, छा से ले लेते हैं हम उदाहरण, क्षमा, तो ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो गया। अब त्रा से बनाते हैं कोई सेंटेंस, त्रा से क्या बनेगा, त्रिशूल, ये भी संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो गया। ज्ञा से बनाएंगे ज्ञानी और श्रमिक, ये सारे क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हो गए। तो आई होप सबके समझ में आ गया संयुक्त व्यंजन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चक्की, झक्की, पक्का, मक्का, चक्का, धक्का, इसमें दो व्यंजन आपस में मिले हुए हैं, एक आधा का, एक पूरा का, एक आधा का, एक पूरा का, एक आधा का और एक पूरा का। तो दो व्यंजन मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं, तो ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। तो सबकी समझ में आ गया। जैसे दुबग्गा, घग्गर, कच्चा, बच्चा, सच्चा, जैसे ये और भी उदाहरण हैं, गुड्डा, गुड्डन, गुड्डी, कुत्ता, पत्ती, सत्ता, भत्ता, गप्पू, पप्पू, छप्पन, बप्पी। तो आप सब देख ही सकते हैं, ये सारे इसके उदाहरण हैं। मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या होते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अल्पप्राण क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से कम निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। जैसे हम का वर्ग को ले लेते हैं, क, ख, क, ख, ग, घ और ण, इसको हमने ले लिया। अब इसका जो पहला अक्षर है क, पहला है क, तीसरा है ग और पांचवा है अण। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये सब क्या है, ये अल्प प्राण के उदाहरण हैं। तो का वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण होते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, महाप्राण देखते हैं। महाप्राण क्या होते हैं। महाप्राण जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, महा यानी कि ज़्यादा, अधिक। तो महाप्राण ज़्यादा, जोर लगाना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण में हवा कम मात्रा में बाहर निकल रही है, वहीं महाप्राण में हवा अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है, तो ये महाप्राण हो गया। इसका जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। जैसे हम इसमें
का वर्ग को नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। हम इसमें लेते हैं चा वर्ग। चा, छ, जा, झ और या। तो इसका दूसरा और चौथा, यानी कि छा और झा, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों महाप्राण के उदाहरण हैं। तो पहला, दूसरा महाप्राण, और यही पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया। तो सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की। कैसे याद रखेंगे इसको हम? पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है किसी भी वर्ग का, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है? अल्प प्राण 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4। तो 1 3 5 अल्प प्राण और 2 4 महाप्राण। अब आप सब आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अल्प प्राण में य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर ही स, स, ह, ये सारे महाप्राण का उदाहरण है। ये सारे महाप्राण कहलाते हैं। तो आई होप आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।